अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान उज़्मा खान के साथ। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों को शो में। आपको पता है कि आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है। और कौन सा दिन है वो होता है जी जुमे का दिन, जिस दिन हम लोग मनाते हैं ना सिर्फ जुमे की बरक़ात, बल्कि इसके अलावा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अच्छा सा एक मैसेज दें, खूबसूरत सा एक मैसेज दें, ताकि ना सिर्फ जुमे के दिन की फजीलत आप भी हासिल कर सके। जुमे के दिन के मैसेजेस जो ज़्यादातर हम लोग देते हैं वो ये देते हैं कि एक तो ये कि जो नमाज़ों के औकात हैं उसके अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से जाके नमाज अदा करनी है। और नमाज अदा करते हुए ये बिल्कुल ख्याल रखना है कि ना सिर्फ नमाज के वक्त में आप जाएं तो डिसिप्लिन तरीके से नमाज के वक्त में जाएं, बल्कि साथ साथ ये भी करें कि जो नमाज के लिए आपके डिफरेंट वो हैं जो कहा जाता है, नहा कर जाएं, नेल्स अपने काट कर जाएं, खुशबू लगा कर जाएं, उसके अलावा वाइट कपड़े बड़ा मसनून है कि उसको पहना जाए। ये सारे आप अगर स्टेप्स करेंगे, बेसिक स्टेप्स, तो उसके बाद से जब आप जाएंगे तो आपको एक डिफरेंट फील आएगी। जाकर वहाँ पे बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है वो सुन्नतें या वो पढ़ने के लिए नहीं जाएं, बल्कि वहाँ पे खुतबा जाके आराम से बैठ के सुनिए, अल्लाह ताला का नाम सुनिए, अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के असरात देखिए। और अज़ान और अकामा के दरमियान में जो हम बार बार आपको बताते हैं कि दुआ कबूल होती है, तो इमेजिन कि जुमे की नमाज जो इतनी बरकतों वाली नमाज है, सब नमाज़ों के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि वो एक बड़ा प्रिविलेज है इसको नमाज़ों के ऊपर। तो अगर आप वहाँ पे अज़ान अपनी अकामा के दरमियान दुआ करेंगे तो उसके क्या असरात होंगे, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। और इसके अलावा और हम जो बताते हैं कि सूरतुल काफ को पढ़िए, जो असर और मगरिब के दरमियान है। अगेन कबूलियत की एक घड़ी है असर और मगरिब के दरमियान, जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो उस दुआ को कबूल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप दुआ के लिए उस वक्त में इबादत कीजिए। ये नहीं है कि उस कबूलियत की घड़ी है तो जल्दी से बैठ गए और दुआ कर ली। बेशक ये भी करें तो अल्लाह ताला से मना नहीं करता है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आप इसके दरमियान में सूरतुल काफ पढ़िए, दुरूद इब्राहिमी भेजिए। और इसके अलावा बैठ के जैसे एतकाफ़ होता है वो टाइम को ना लिमिटेड करते हैं और उसमें दुआ मांगे, तो आप देखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कैसे कबूल नहीं करते। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल नीड में होते हैं, बीमारी में होते हैं, उनके लव्ड वंस परेशान होते हैं, घर वाले पड़ोसी कोई भी परेशानी में होता है और कहता भी है कि मेरे लिए दुआ करना। तो वक्त ऐसा है कि ना सिर्फ आप अपने लिए दुआ कीजिए, बल्कि जिन लोगों ने आपको दुआ का बोला होता है उसको करिए। तो ये जुमे के दिन की खूबसूरत मैसेजेस हैं जिस पे अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों को भी, अगर कोई हम में से इस चीज़ के ऊपर अमल करता है तो आपको पता है इसके फ़ज़ाइल, इसके कार्य खैर ना सिर्फ हम तक, हमारी रोज़ न्यूज़ की टीम तक भी जाता है। तो ज़रूर इस पे अमल कीजिए, आगे लोगों को भी पहुंचाइए। सारा दिन ही हम लोग बिज़ी होते हैं, सारे दिनों में, वीकडेज़ में हम बिज़ी होते हैं, लेकिन जुमे के दिन को ना मुख्तस कीजिए अल्लाह ताला के लिए। इबादत तो सब दिन करनी चाहिए, लेकिन जुमे को स्पेशल जो स्पेशली जुमे के दिन का पार्ट है उसको इसके ऊपर मेंशन करें, ठीक है। तो ये है जी हमारा खूबसूरत मैसेज जुमे के दिन के आगाज़ का। और उसके बाद है हमारे आज डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है तलहा इकराम का। तलहा इकराम हमारे साथ होंगे, नबी होंगे और उबैद खान होंगे। तो जो उबैद खान हैं उनके साथ सबसे पहले हम लोग करेंगे बातचीत, और इनके साथ हम बात करने वाले हैं ईद की जो मंडी लगी है जिसमें जानवर खरीदे जाते हैं और देखा जाता है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उबैद खान आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी उज़्मा, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ और मैं इस वक्त लाहौर शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी जो ईद उल अज़हा पर हर साल लगाई जाती है वहां पर मौजूद हूँ। और ये एलडीए सेल पॉइंट है और खासकर इस बार जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, उनकी जानिब से खसूसी इंतजाम हर साल किए जाते हैं, मगर इस बार कुछ डिफरेंट किए गए हैं। और खासकर आप देख रहे हैं कि मैं कुछ आपको ब्रीफ भी कर दूं कि ये जो एलडीए पॉइंट है तो इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट बनाए गए हैं बड़े जानवरों के लिए और छोटे जानवरों के लिए। ये 7 के करीब बड़े जानवरों के लिए ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर अभी तक की जो कैपेसिटी बताई जा रही है कि 15,000 बड़े जानवर मंडी के अंदर मौजूद है, बल्कि ओवर कैपेसिटी हो चुकी है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 15,000 थी, मगर जायद जानवर आ चुके हैं। इसी तरह से जो छोटे 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर तकरीबन 30,000 के करीब छोटे जानवर जो हैं मंडी के अंदर मौजूद है। ये रिवायत हमेशा रही है
कि आखिरी रोज तक ये कीमतें जो हैं आसमान की बुलंदियों को हमेशा छूती हैं, और जब आखिरी अय्याम आते हैं तो वहां पर जाकर कीमतों के अंदर कुछ कमी आती है। और ये थॉट अभी तक जो है कि वो लोगों के माइंड के अंदर मौजूद है जिन्होंने ईद उल अजहा पर कुर्बानी करनी है। और शायद हम कहेंगे कि अभी मंडी के अंदर जो खरीदार हैं उनकी तादाद कम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद बढ़ेगी और इसके अंदर इजाफा होगा। मगर उसके साथ साथ सबसे अच्छी जो बड़ी बात हमने देखी है आज सुबह सवेरे, जब अभी हम लाइव हैं तो यहाँ पर इस मंडी के अंदर हमने देखा कि जो जिला इंतजामिया है उसका मुसलसल विजिट हो रहा है और उनकी जानिब से जो इंतजाम इस बात किए गए हैं वो कदरे बेहतर नजर आ रहे हैं। इस जून के अंदर सलीम आसिफ साहब जो एसी हैं वो खुद अभी उन्होंने विजिट किया था अपनी टीम के साथ, और अगाए बगाए उन्होंने जो इंतजाम यहाँ पर मौजूद थे उनको भी उन्होंने देखा है, उसको भी चेक किया है। और खासकर एक FIR जो मुझे इतलात मौसूल हुई है इंतजामिया की जानिब से कि जहां पर जो लोग बाहर से व्यापारी हजरात आते हैं, माजी में हमने देखा था कि बहुत सारी कंप्लेन जो थी वो मौसूल होती थी, जिसमें खासकर टेंट जो हमारे ऊपर मौजूद है, जो साहिबान है, इसके पैसे अदा किए जाते थे। उसके अलावा जो पानी है, पानी की सहूलत नहीं होती थी, कहीं पर कोई शिकायत थी तो कहीं पर कोई थी। इस बार जो FIR दी गई है, खासकर एक ऐसी कंप्लेन मौसूल हुई थी उन्हें जो FIR दी गई है कि कोई पैसे करप्शन के इंकशाफात हुए थे, उसके ऊपर फौरी उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए एक FIR भी दी। तो गालबन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेटरनरी कैंप है हमेशा की तरह वो इस बार भी लगाया गया है, हेल्थ कैंप मौजूद है और एक इजाफा किया गया है, पैरा फोर्स का कैंप भी लगा दिया गया है, पंजाब पुलिस मौजूद है, शिकायत सेल मौजूद है, साफ सुथरा प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर कैंप मौजूद है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल अभी तक जो हमने सुबह सवेरे आकर जहां पर चेक किया है, सफाई के इंतजाम कदरे बेहतर हमें नजर आ रहे हैं। अभी तक कोई शिकायत ऐसा मौसूल नहीं हुई है, मगर जो जानवरों के अंदर एक बीमारी हमेशा देखी जाती थी और उसके लिए अलहदा से खसूसी इंतजाम भी किए जाते थे। मंडी के अंदर दाखिले से पहले भी जानवरों को चेकअप किया जाता था। तो इस बार जो जानवरों के अंदर जो डॉक्टर जो वेटरनरी कैंप यहाँ पर हमारे जो लगे हुए हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि डायरिया का एक बड़ा फैक्टर इस बार जानवरों के अंदर देखने में आ रहा है और खासकर वो छोटे जानवरों के अंदर देखने में आ रहा है और उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं डायरिया के, और उसके अलावा उनको ट्रीट किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। और सबसे उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमेशा एक बड़ा इशू होता है मंडियों के अंदर पार्किंग का इश्यू। शहरियों की सहूलत है और शहरी गाड़ियों में अपनी आते हैं तो पार्किंग के कोई खास इंतजाम नहीं होते हैं, मगर इस बार एक पार्किंग के लिए अलग से मुख्तस एरिया जो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? उबैद, बहुत शुक्रिया आपके बताने का। थोड़ा सा आपका पॉज लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाकी हमारे ब्यूरो चीफ भी और नुमाइंदा रोज न्यूज भी। तलहा, बताइए क्या इस वक्त सिचुएशन है इस्लामाबाद मवेशी मंडी में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया दोबारा शो में मुझे लेने के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाटा चौक जो मंडी है जो कि बाउंड्री लाइन पर है शहर इक्तदार और रावलपिंडी की। तो इस वक्त यहाँ पर भी काफी गहमा गहमी है। ईद कुर्बान की जैसे ही करीब आ रही है वैसे मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो बहाल हो रही है और पूरे मुल्क की तरह शहर इक्तदार में भी 6 मवेशी मंडियां जो है वो इस बार कायम की गई हैं 10 मई से, जिनको फाल कर दिया गया है। और इस वक्त सेक्टर I-12, बाराकहू, लहतराट रोड और सुल्ताना फाउंडेशन, इसके साथ संजानी और जिया मस्जिद, ये 6 मकामात हैं इस्लामाबाद में जहां पर इस दफा मवेशी मंडियां जो है वो कायम की गई हैं और 10 मई से इनको फाल भी कर दिया गया है। DC इस्लामाबाद का इरफान मेमन जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि नोटिफाइड रेट से जायद वसूली पर फौरी अजाला किया जाएगा और एक मजिस्ट्रेट जो है वो हम वक्त इन मंडियों में मौजूद होगा किसी भी हंगामी की सूरत हाल से निमटने के लिए। और यहाँ इंतजाम किए गए हैं, खा वो सैनिटेशन के लिहाज से हो, पानी के लिहाज से हो, सफाई के लिहाज से हो, हर लिहाज से जिले इंतजामिया जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। और इसके साथ हम अभी तक क्योंकि ईद उल अजहा के थोड़े दिन ज्यादा अभी तक इतने करीब नहीं आए, जैसे ही ईद उल अजहा का चांद नजर आता है उस वक्त इन मंडियों में गहमा गहमी शुरू होती है। लेकिन अभी पूरे मुल्क से जो व्यापारी हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कोई दुम्बा लेके आ रहा है तो कोई ऊंट, कोई कट्टा बैल, इसी तरह बकरे, छतरे, तो ये तमाम जानवर जो हैं व्यापारी इनकी आमद के साथ इन मंडियों का रुख कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने बात की कि 6 मवेशी मंडियां इस दफा शहर इक्तदार में कायम की गई हैं, अगर उन पे बात की जाए तो वो 349.5 मिलियन
रुपए में इनको नीलाम किया गया है इन 6 मंडियों को। और 1 बाय 1 अगर मैं आपको इनकी डिटेल से भी आगाह करता चलूं तो सेक्टर I-12 200.1 मिलियन रुपए में इसको नीलाम किया गया है संजानी। इसी तरह तनासुब से 62.5 मिलियन, श्याम मस्जिद के मकाम पर जो मवेशी मंडी है उसको 50 मिलियन में, और लहतरार रोड 25 मिलियन, इसी तरह जापान रोड पर वाकई मवेशी मंडी को 6.2 मिलियन, और भारा कहू की जो मवेशी मंडी है उसको 6.1 मिलियन रुपए में। तो ओवरऑल 349.5 मिलियन रुपए में इनको फरोख्त किया गया है। और इसी तरह जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ, उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई कि ये 6 मवेशी मंडियां जो है ये कानूनी है, जिनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। शहरियों से अपील की गई है कि आप इन्हीं मंडियों से जानवर खरीदें, और दीगर जो गैर कानूनी मंडियां हैं उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से अपनाई जाएगी। और सबसे अहम बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी जो मवेशी मंडी, जिस तरह मैंने कहा कि अभी उस तरह एक्टिव नहीं हुई है, अभी तक जो व्यापारी हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के साथ, जो कि पूरे मुल्क से यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और अभी जैसे ही ईद उल अजहा का चांद नजर आएगा, इनकी गहमा गहमी जो है उसमें इजाफा होगा, मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होंगी। लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ पर कॉमन नजर आई, खा वो खरीदार हो या व्यापारी हो जो अभी तक यहाँ पहुंचा है, उसकी जुबान पर एक हमें कॉमन चीज ये नजर आई कि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो जो व्यापारी है वो ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने की वजह से जानवर जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं, जबकि जो खरीदार हैं वो ये कह रहे हैं कि बकरे की कीमत यहाँ 9 लाख तक पहुंच चुकी है। और इसी तनासुब से बाकी जो बड़े जानवर हैं उनकी कीमतें भी इसी तनासुब से इस दफा ज्यादा हैं, और बकरे और छतरे की कीमत में 30 से 40 हजार तक का इजाफा इस दफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो 414.78 रुपए पर लीटर है। इसी तरह डीजल है, दीगर जो मसनूआत है, कमोडिटीज को देख लिया जाए, उनकी वजह से कीमतें बहुत ज्यादा। जी तलहा, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जबरदस्त इस्लामाबाद मंडी का और एक हमें एनालिसिस दिया। अभी हमारे साथ टाइम शॉर्ट है, मौजूद है उबैद खान जिनसे हमने बात करनी है। जी सॉरी, नबी हमारे साथ मौजूद है। कौन सी मार्केट से मौजूद है नबी हमारे साथ? कराची मार्केट के साथ। जी नबी, तो बताइए कराची मार्केट में क्या इस वक्त गहमा गहमी है और जानवरों की और खरीदो फरोख्त की क्या हालात है? जी बिल्कुल, बिलखसूस कराची एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में हम मौजूद है, जहां पर जानवरों की जो तादाद है 50 से 60 हजार के करीब बताई जा रही है। और मंडी में व्यापारियों के मुताबिक के खरीदो फरोख्त का वो रुझान नहीं है जो पिछली ईद में था। इस में जो है महंगाई होने की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे होने की वजह से खासा कमी नजर आ रही है। इसी तरीके से जो है हम अगर आपको इंतजामी उमूर पर बताएं तो इंतजामिया के पास ना ही पार्किंग या मौजूद है, ना ही कोई मेडिकल की सहूलियात मौजूद है। और इसी तरह व्यापारी जो है शदीद मुश्किलात का उनको शिकार है, उनको वो उजरत नहीं मिल रही चारा महंगा होने की वजह से। इस वजह से उनको खासी मुश्किलात हैं। मंडी में शहरियों का वो रुझान नहीं है जो पिछले साल था। रश है, बिल्कुल है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि जो पिछले साल जो रौनकें मवेशी मंडी में थी, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर वो रौनक नहीं देखी जा रही, व्यापारी भी खासे परेशान हैं। और दूसरी जानिब अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर शहरियों को पार्किंग के भी मसाइल हैं। इस मंडी के पास पार्किंग का नाम होना चोरियों का बायस बनता है, और सिक्योरिटी इंतजाम भी ऐसे खास हमें नहीं नजर आ रहे कि जिससे शहरी मुतमईन हो। जिस तरह के आपने हाईवे की मंडी देखी है कराची की, वहां पर बाकायदा एक सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। ईद उल अजहा के करीब आते ही यहाँ पर जो है ना रौनकें लग जाती है, लेकिन इस साल वो रौनकें नहीं है जो पिछले साल यहाँ होती थी। व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि पंजाब और सिंध, अंदरूने सिंध से ये आते हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। इंटरेस्ट पर ये एक जानवर पर 1500 से 2000 रुपए ये पे करते हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अजियत है। उस हिसाब से इनको मंडी के अंदर वो सहूलियात नहीं मिलती, जिसकी वजह से शदीद इनको मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमें वो उजरत नहीं मिलती जो हमारे एक्सपेंसिव आए होते हैं इन जानवरों के ऊपर। फिर बाज लोग ये भी करते हैं कि ईद के करीब आते जैसे चांद रात होती है तो मंडियों में थोड़ी रौनक होती है,
व्यापारी जो पंजाब के या अंदरूनी सिंध के व्यापारी होते हैं, फिर वो मजबूर होते हैं, कम दामों उनको नुकसान करना पड़ता है और फिर ये जानवर ये उनको देते हैं। तो इसी इसी कश्मकश को देखते व्यापारी इस साल काफी परेशान है, क्योंकि वो उजरत उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो खासे परेशान हैं। बात की जाए इस मंडी की तो इसको ये एजाज हासिल है कि ये ईद उल अजहा से कबल भी इसमें रौनकें लगी रहती हैं, लोग यहाँ का रुख करते हैं, हाईवे के बनिस्बत यहाँ पर रेट जो है मुनासिब होते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया उबैद आपके बताने का। और इस पे थोड़ा सा हमें जैसे तलहा से बात हुई, उबैद खान से बात हुई, नबी से बात हुई, तो नबी की बातों से आप देख सकते हैं कि जब भी ये बातें होती हैं, और दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि जो पंजाब है उसकी साइड की मवेशी मंडियां हमेशा थोड़ा डिसिप्लिन होंगी, थोड़ा सा उसको देखा जाएगा। स्पेशली मरियम नवाज साहिबा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उसकी ऊपर एक आयद कर रही हैं असूल, ताकि वो बेहतरीन तरीके से हो सके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब भी कराची की तरफ से सुनो, आपके हमारे शो पे देखते हैं कभी सड़कों के ऊपर कितने ज़्यादा मसाइल के ऊपर परेशान हैं लोग, कभी मवेशी मंडियों के ऊपर जो है अनडिसिप्लिन चोरियाँ हो रही हैं, बाहर से पार्किंग में गाड़ियाँ को इंतज़ाम नहीं है, व्यापारी परेशान है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये अगर आप सारी, हमने जैसे आपको मवेशी मंडियों का एक दिखाया है, तो है हमारे अपने शहर अपनी जगह, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब भी आप कराची की तरफ से कोई न्यूज़ सुनते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट या मजिस्ट्रेट या इवन कोई भी इंतज़ामिया के मुतल्लिक, तो वो ज़्यादातर इंतज़ाम जो हैं वो सारे फ्लॉड हो रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं, और कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई आपको इनकरेजिंग न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी ना सिर्फ कराची वालों से, कराची की जो चल रही है हुकूमत वक्त से, कि वहाँ पे प्लीज़ लोगों के लिए आसानियाँ कीजिए। इतनी परेशानियाँ हैं, जब बात करो हमारे नुमाइंदा न्यूज़ से तो कुछ ना कुछ वहाँ पे पता चल रहा होता है, जिसे सुन के बड़ा दुख होता है। अब तो ईद का मौका है, ईद के ऊपर लोग अपने हार्ड अर्नड हलाल मनी से जो इतने महंगे जानवर खरीदने आते हैं, तो कम अज़ कम अगर उनको इतनी तो आसानी दी जाए कि वो मवेशी मंडी में दाखिल हों तो वो रोते हुए या परेशान होकर ना निकलें। तो बहुत शुक्रिया तला इकराम का, नबी का, उबैद खान का, जिन्होंने हमें दी मवेशी मंडियों से डायरेक्ट हमें मालूमात दी, क्या वहाँ पे हालात हैं, क्या चल रहा है, उस सब के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया उनका। और साथ ही हम लोगों का वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं और फिर अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि आएँ जल्दी से वापस और देखें कौन से हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट हैं और हमारा कंटेंट है जो करना है हमने आपसे शेयर। तो हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा, जो कि समाजी रहनुमा हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटी पर्पस के लिए उन्होंने बनाई है, सर्व द पीपल के नाम से। और ये नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका कितना एक मोटिव है, एक मोटिवेशन है लोगों को सर्व करने की, लोगों के लिए काम करने की। तो बात करते हैं अली रज़ा से और पूछते हैं कि क्या इसके अंदर है, जिसके अंदर जब इन्होंने लास्ट टाइम हमसे इंटरव्यू दिया था तब से लेके अब तक क्या डिफरेंस है जो इन्होंने ना सिर्फ इस कंपनी के थ्रू सर्व किया बल्कि इसके पर्पस को भी इन्हांस किया। तो वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। बिफोर स्टार्ट माय कन्वर्सेशन मैं आपका न्यूज़ चैनल का आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये बहुत कम हमने देखा है कि मीडिया हाउसेज इस तरह की ग्रोइंग फाउंडेशंस को एक कवरेज देती हैं, तो उसके लिए मैं एक शुक्रिया लाजमी अदा करना चाहूँगा। यू आर वेलकम। और आई होप कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। इट्स वेरी वेरी फाउंडेशन की उस जर्नी की बात करूँ, आई थिंक इस 1 ईयर अगो हमारी लास्ट आपके साथ जो इस शो में हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जब फाउंडेशन का जो स्टार्ट था हमारा, तब हम फाउंडेशन को जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, हम मंथली एजुकेशन पे बच्चों की चल रहा है, राशन एक्टिविटी चल रही है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, फ्लड रिलीफ है, सब चीज़ें। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हमने रियलाइज़ किया कि देखें हम राशन दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, राशन जा रहा है, आप ऑल दो वो ज़रूरत है, हम ये नहीं कहते इसकी ज़रूरत है, बच्चों की एजुकेशन है चीज़ें, बट हमने एक सर्टेन टाइम पर रियलाइज़ किया कि उसका रिसाइकिल नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। मतलब आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ दैट कि देखें हमारे डोनर की एक लाइफ है, डोनर कब तक डोनेट करता रहेगा, फाउंडेशन की भी एक लाइफ है, हम राशन दे रहे हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमने कोई 8 मिलियन प्लस का तो राशन दे दिया होगा लोगों को। अब मैंने एक सर्टेन टाइम बाद देखा, मैंने कहा अब सारी उम्र मैंने भी इस दुनिया में नहीं रहना, किसी में रहना, और मैं अब जो एक कॉन्सेप्ट है वो आता है सस्टेनेबिलिटी का, कि फाउंडेशन और फाउंडेशन की एक्टिविटी को इस तरह किया जाए कि हम लोग चले भी जाएं इस दुनिया से
फाउंडेशन का सर्कल चलना चाहिए। जो लोग हैं, अब डोनर चला गया तो इसका मतलब ये है कि डोनर चला गया तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब उस टाइम पीरियड से आज के अंदर जो चेंज है वो है सोसाइटी को एम्पावर करना। उसके लिए हम एक इंस्टीट्यूट बनाने की प्लान कर रहे हैं। उसका माइंडसेट, हमारा थॉट ये है कि हम उसके अंदर बच्चों को जो एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, डिजर्विंग बच्चे हैं, उनको कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ जो आज का एजुकेशन है, जैसे एआई का दौर है, आपके कंप्यूटर स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए, आप जेनेटिकली चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो हमारा प्लान है कि हम सोसाइटी के उन जो बच्चे हैं उनको लाएं आगे, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट के तो लोगों को आगे लेके आए ताकि कोई अली की शक्ल में दोबारा आए, कोई ABC की शक्ल में, यार उस सोसाइटी के साइकिल चलता रहे। देखें, आज वो बच्चा पढ़ेगा, आगे आएगा, वो कोई आगे किसी न किसी फील्ड में जाएगा, जब वो वहाँ जाएगा फिर दोबारा इसी साइकिल में आएगा। एंड वी होपिंग शायद आज मैंने इस पौधे को स्टार्ट किया, इस तरह के 10 लोग और आए तो एक कंपाउंड फैक्टर चल जाएगा। अदरवाइज तो हमें लग रहा था अभी तक कि हम जो सब तो कर रहे हैं, और उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी पूरी एक्टिविटी को मिटिगेट कर रहे हैं, हम उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल राशन की अगर दूं, हमने उसको क्या कर दिया कि जो आप समझ लें कि जो ओल्ड एज बच्चे, मतलब फैमिलीज हैं जिनकी एज 60+ है, जो कमा नहीं सकते, जिनके बच्चे नहीं हैं, डिसेबल हैं, फीमेल्स हैं जो नहीं कर, तो उनका राशन का हम कंटिन्यू रखेंगे। बट जहां हमने अब देखा, जैसे अभी हमने लास्ट में क्या किया, हमने लोन देने शुरू किए, इंटरेस्ट फ्री लोन देने स्टार्ट किए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसकी रिकवरी का, बट सोसाइटी की कुछ रेशियो अच्छी हुई। मतलब एक पर्सन था, हम उसको हर मंथ उनको एक सर्टेन अमाउंट देते थे इन द टर्म ऑफ राशन। फिर हमने उसको क्या किया, उसने एक बर्गर पॉइंट बनाया, वो कहता मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे आता है। हमने ऑलमोस्ट उसको एक 50,000 दिया, उसने उसको एक शॉर्मा पॉइंट बनाया, और 3 माह लगे, 4 माह लगे, हमने उसकी जो मंथली हेल्प करते थे वो ख़त्म कर दी, और उसको कहा कि ये जो आपको 50,000 दिया है ना आपको, ये आपने एक मंथली इंस्टॉलमेंट हमें वापस करना विदाउट एनी मार्क, और उसने उसको वापस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप देखिए कितना कंपाउंड फैक्टर हो गया। एक पर्सन जो पहले हम पे डिपेंडेंट था वो खत्म हुआ, हमारी भी वो फंड्स सेव हुए, फिर उसने भी कंट्रीब्यूशन। और दूसरा हमने देखा था कि जो एंड यूजर उसकी विल पावर खत्म होती जा रही थी। बिल्कुल, आपको लगता है अच्छा मुझे आ रहे हैं पैसे, चलो चलता जाए निजाम, तो हम ना वो विल पावर को भी नहीं करना चाह रहे। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो आपका फर्स्ट स्टेज थी से आपके सेकंड स्टेज तक आपने क्या इनको देखा है? स्टेज पे आ गए, अब उसके बाद हम नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर हो गए, और उसी के लिए ही हम लोग अब अपनी कोशिश को तेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आल्सो रजिस्टर्ड फाउंडेशन, एंड उसकी रीज़न भी यही थी। मैं अगर अपना थोड़ा सा उसमें स्टार्ट बताऊँ कि जब हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी, हम 7 दोस्त थे, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि पौधा कहाँ लेके जाएगा। बट मैंने जो एक चीज़ अपनी लाइफ में रियलाइज़ की थी कि अगर आपकी नीयत अच्छी होती है, मैं ओपनली अक्सर एक अपना एक सिनेरियो शेयर कर रहा होता हूँ कि मैं बाय प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट भी, तो मैं मेरी कोलीग थी, तो उसने वो मुझे एक डोनेशन सब देती थी हर मंथ के अंत पे। तो ऑब्वियसली मैं लोगों को मैं इस चीज़ को स्पेंड करता था कि आप आगे भी लोगों को स्प्रेड करें, आस्क। तो एक दिन उसकी मुझे कॉल आई एंड शी सेड कि मैंने अपने ना हस्बैंड को कहा कि यू आल्सो नीड टू पार्टिसिपेट, मतलब आप भी डोनेट करें। एंड उसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को जब बोला, उसने कहा कि वाई एम डोनेट, वो आपके लिंक में है आपके, तो मैं तो उसको नहीं जानता और मैं क्यों डोनेट करूँ। तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया, उसने कहा अली आप तो अक्सर मैं आपको डिफरेंट जगह पे देखती हूँ, आप सेमिनार्स भी करते हैं, तो आप कहते हो हमने इतने डोनर्स हमारे पार्टिसिपेट हुए, चीज़ें हुए, और हम कोई पेप्सी कोक की तरह प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे कि भाई, तो आप, मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मुझे उनको भी आंसर नहीं कर पाए कि मैं उनको क्या कहूँ। मैंने उनको आपके ये दिखाया, हम ये करें, तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, हम मतलब हम चल क्या रहे हैं। तो मैंने भी बड़ा सोचा उस पर, मैंने कहा यार बात तो ये भी ठीक कर रही है कि मैं इनको क्या बताऊं। तो मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ की, मैंने कहा मैंने स्टार्ट क्या किया था, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। मतलब ये आइडिया लगाएं कि द फर्स्ट मंथ आई गेट द डोनेशन इज टोटली 35,000, और एंड आफ्टर दैट वो मिलियंस में गई, और आज मैंने तकरीबन आज में 5वां साल हमें हो गया है। हम लोगों ने फ्लड रिलीफ में सर्व किया, हम लोगों ने कोई भी आपके हाउस कंस्ट्रक्शन करके दी, हम लोगों ने हर रमज़ान में 1000+ फैमिलीज़ को एंटरटेन किया, चीज़ें किया, और विदाउट एनी ब्रांड रिकग्निशन। कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो जब मैं चीज़ों को देखता आ रहा चलता तो मुझे एक चीज़ रियलाइज, जिसकी वजह से आज मैं इस फैसले पे आया। अदरवाइज आई एम मोर देन हैप्पी। मैं अपनी सेल्फ स्टीम के लिए भाग रहा था कि यार मुझे कुछ करना है। मैंने अपनी लाइफ में इनिशियली अपने कैरियर में कुछ चीज़ों को फेस किया, तो मेरा एक कोशिश थी
कि जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस किया वो मैं लोगों को फेस नहीं कर देता हूँ इन टर्म ऑफ एनी फॉर्म। अपने आप को अपने सुकून देना होता है, हर एक की अपनी अपनी नीड होती है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भाग रहा था। जब मैंने विद द ऐसी चीज़ें देखी, मैंने कहा यार मैं तो यहाँ से चला था, मैं आज यहाँ आ गया हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता मैं यहाँ से कैसे यहाँ आ गया। आपके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बहुत वेल रिनोन लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो हमारी फाउंडेशन का चले। अब मैंने कहा यार इसका क्या चल, तो मैंने एक ही चीज़ पे मुझे पहुंचा जो मैं अपने डोनर्स और मेंबर्स को भी कहता हूँ, जिस दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वो मुझे एक ही चीज़ समझ आती थी, वो थी तकवा। अगर हमारा ये एलिमेंट इस फाउंडेशन से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बिक तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये चीज़ें सब एंड हो जाएगी। तो मैंने आज भी ये जो स्टेप लिया है मैंने उसको इसी बेस पे लिया कि शायद अल्लाह ताला हमसे कुछ और आगे काम लेगा। क्योंकि देखें 35,000 से चले, 10 लोग थे, 50 हुए, 50 से 200 हुए, वो आगे चलता गया। हम हाउस कंस्ट्रक्शन में चले गए। बैग अगर मैं 2-3 साल पहले फ्लड आया था, वो हमें हदीका कहनी था, मैंने भी एक बड़ा कम उस एरिया में हम लोग भी गए थे। आई एम नॉट एक्सपेक्ट एट दैट टाइम, मैंने स्टार्ट किया था कि मैं भी कभी इस लेवल पे जाके करूंगा। ऑल्दो हमारा वो क्वांटम नहीं था, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने वहाँ जाकर ऑलमोस्ट 20-25 हमने घर बनाए रुझान के एरिया में जी। तो मेरे लिए तो बड़ी, तो वो ये छोटे छोटे माइलस्टोन, छोटे छोटे ज्वाइंट हमें एम्पावर कर रहे थे करने। तो आज भी मैंने बड़ा सोचा, आप देखेंगे फाउंडेशन कोई मेरा मैं इससे कोई अर्न नहीं कर रहा या कोई मैं इनको सर्व नहीं कर रहा। दिस इज़ माई पर्सनल पैशन। मेरे 7 दोस्त थे, हम लोग जब मिल के थे। मैं बाय प्रोफेशन अपनी जॉब चीज़ें अपना साथ फैमिली बिजनेस है जो भी वो हम पहले नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी रूटीन की टाइम चीज़ हट के इसमें कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप देखिए बीइंग ए मुस्लिम आपका अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली तो आपने जाना ही है ना इस दुनिया से और जाके फिर अल्लाह ताला से ही मिलना है। तो फिर जब हर एक अपना है, तो मेरा अगर मैं आज अपना नेटिव बताऊँ ना कि जो शायद मैंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रांसलेट करना भी शुरू किया, मेरा टारगेट तो बेसिकली इसको स्टार्ट करना था कि मुझे अल्लाह ताला का खास बंदा बनना था। तो मैंने उसमें 2 चीज़ें पढ़ता भी था और भी दिया है कि अल्लाह ताला को वो लोग बड़े पसंद हैं जो लोगों को अल्लाह से जोड़े या खिदमत खल्क या उनके लिए आसानी। और दूसरा मैंने देखा कि जब आप नेकी करते हैं ना तो आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हैं। वो खुशी की लहर भी कहीं ना आपको एक ज़ात के अपने अंदर महसूस करते हैं। ऐसे ही है। तो मेरे लिए तो बेसिक ये थिंग्स थी। बट ऑब्वियसली अगर आज मैं सोसाइटी का एक देखूं, एक बड़ा अलमिया डेलमा, जब आप इन चीज़ों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते उनको। आज आप ऐसी चीज़ें हैं मैं जिस पे बात नहीं करना चाहूँगा, उस पर लोगों को घंटे बता रहे हैं। बट आप टेस्ट करें, मैं फाउंडेशन को देख रहा हूँ आज जो हालात चल गए हैं, लोग जिस हालात में पहुँच गए, एक तो वो तबका है जिनका काम ही मांगना है। मैं सोसाइटी को ये बड़ा वाज़िया मैसेज देना चाह रहा हूँ। अब वो तबका जो सफ़ेद पोश था, पहला स्टेप उन पे ये आया कि उन्होंने अपनी जो सेविंग, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने अपनी जो सेविंग रखी होती है बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेटियों की शादी के लिए कर रही, उन्होंने सबसे पहले जो उनका फेस आया, उन्होंने सबसे पहले अपनी वो सेविंग यूज़ की। आज वो सेविंग उन लोगों के पास ख़त्म हो गई हुई है। सोसाइटी के ऐसे लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल्स करके हेल्प के लिए की जिनका मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तोक़ा नहीं कर सकता था। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना और मैंने उन लोगों का पर्दा रखा चीज़ें। बट देखिए आई एम द ओनली, मैं हूँ, कितने लोग हैं। तो मेरा सोसाइटी को एक मैसेज, एक तो हम ये एक पैगाम देना चाह रहे थे कि वी आर गोइंग फॉर एम्पावरमेंट। मैंने अपने मेंबर्स कि अब हम अपने इस सर्कल में जा रहे हैं कि ताकि लाइफ इसका साइकिल बढ़े। दूसरा देखें, हमें सोसाइटी के अंदर हर बंदे को अपना रोल अदा करना है। आप किसी से बात करोगे यार अली भाई अब मैं हर मेरे तो अपने 100 मसले हैं, मेरा जॉब नहीं हो रही, मेरी फादर का ये मसला है, चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ हर बंदा हर रोल नहीं कर सकता। बट एक चीज़ जो अल्लाह ने आप सबको बेसिक दी वो है एहसास। देखिए अगर आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में मुझे पता है, हम सब हर गॉसिप रखते हैं, हमें पता है अच्छा मेरा ऑफिस बॉय है, उसकी ये मामला है, चीज़ें वी नो, बट हम सब साइलेंट होते हैं। आप एक छोटा सा एहसास, अगर वो बात आपको लगती है यार अगर मैं अपने किसी GM को, मैं किसी हेड को या किसी रेलवे अथॉरिटी को बताऊं, आप एक छोटी सी एक्टिविटी से अगर शायद उसकी कोई हेल्प हो जाए ऐसे ही उसके, बट हम नहीं करते। बट आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में देखें, आज अगर आपकी लाइफ में कोई एक मसला आ जाए तो हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं पूरी दुनिया आपकी हेल्प में लग जाए। लेकिन जब किसी की लाइफ में होता है तब हम वो नहीं बनने की कोशिश करते। इंसान का साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो मैं तो अब जब सोसाइटी के जब ये जो अलमिया देखता आ रहा हूँ साथ साथ, तो मैं कहता हूँ कि ये हम
किस तरफ जा रहे हैं कैसे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे, डोनेशन एक लोगों को बड़ा अपना कंसेप्ट बेहतर करना पड़ेगा। Whenever we have talk about the NGO, मैंने normally लोगों का ये देखा है, they think we have to donate through financially terms, तो it means we are donating। मैं इस चीज़ को नहीं समझता। आपको फाइनेंशियली डोनेशन करने जरूरी नहीं फाइनेंशियली डोनेट करें। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, someone asked me there is some student who are deserving, I can teach them without taking any fee, but I can ask to my school principal, I can ask to my relevant person, यार इनको कंसेशन कर दो, ये भी पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल। बट होता क्या है, मैंने जो देखा है, मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हूँ, आपको लगता है कि मैंने बड़ी फेस की चीजें, लोग बॉदर नहीं करते, लोग अनोय होते हैं, लोग कहते हैं यार बड़ा कोई सब्जेक्ट छोड़ो यार, अच्छा यार ये पैसे लो मत करो। बात पैसों की नहीं है, मैं सोसाइटी को एक चीज कि आप लोगों को अपने ऊपर एक चीज को समझना पड़ेगा। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप लोग ये चीजें देखें, हर एक अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा चीजें करता रहे। सारी फाउंडेशन सब कुछ नहीं कवर कर सकती, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर फाउंडेशन तक नहीं पहुंच सकते। सफेद पोस्ट बंदा उसी वक्त मर जाता है जब वो किसी के आगे हाथ फैलाता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी के आगे बात, अगर वो सच में एक इज्जतदार इंसान है, तो आप सबके सामने महंगाई के हालात हैं, देखिए हर चीज गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, हम में अपना। तो मेरा ये है कि आज का स्पेसिफिकली मैंने पहले कभी मेंशन नहीं किया, पर लास्ट 6 मंथ to 1 year मैंने बड़ी सवेर देखा है चीज़ें, मैंने ऐसे ऐसे सिनेरियो देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे, कोई यकीन करें कि मेरा दिल डर जाता है। अब देखें हम क्यों हैं, क्योंकि मेरी नेमतें पूरी हो रही है, मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, मैं आराम से देख रहा हूँ चीज़ें, तो इसलिए मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब बेहतर जा रहा है। बट यकीन करें इस दायरे से बाहर, फिर आप कहेंगे भाई मैंने क्यों सोचना उस दायरे के बारे, मैंने तो नहीं ठेका लिया हुआ, और मुझे इतना खास भी नहीं मिला, मैं हर महीने कर देता हूँ दिस ऑल, मैं बस ओके हूँ। मैं कहता हूँ ठीक आप ऐसे ओके हो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा, चलो आप नहीं कोई और तो सही, बट थोड़ा थोड़ा हम सबको सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अदरवाइज आप ट्रस्ट करें, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग बहुत से मामला पे स्टक हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे इंसान थे कि एक इंसान का भी इससे फेस में गुजरना हम सबकी भी जिम्मेदारी। हम ये तो कहेंगे ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने ऐसी चीज़ें कर दी वो है, बट कहीं ना कहीं हम भी तो मामला। और मेरे हिसाब से जिस इंसान को एक सिनेरियो पता चल जाए ना, पर अगर मुझे एक पता चल गई एक चीज़ कि यार एक पर्सन है जो एक कंडीशन में है और उसके है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मैं भी उसका जवाबदेह हो जाऊंगा उसकी बेटरमेंट के। वो जरूरी नहीं कि मैं उसको फाइनेंशियली, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबके हालात जानता है, बट मुझे ये कहना कि मैं उसके लिए क्या कर सकता था, अपनी एक एफर्ट के लेवल है ना, तो हम उसको उस तरह कर सकते थे। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा अली रज़ा। ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि एहसास हो, जब आपको एहसास होता है तो बाकी सारे स्टेप्स ना इवेंचुअली ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और यही वो बातें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप इनकी हेल्प कीजिए, आप इनके साथ हैंड्स इन हैंड देखिए। और अगर आप आगे नहीं आ सकते तो जो लोग आगे खड़े हैं उनकी मदद कीजिए, उनके साथ जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में जो आपका अंडर प्रिविलेज है, जहाँ पे लोग फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, परेशानी में, उनकी मदद कीजिए। जैसे कि उनकी है सर्व द पीपल, आप बेशक उसको ऑनलाइन सर्च कीजिए, देखें कि वो क्या काम करते हैं, और जितना हेल्प कर सकते हैं हेल्प कीजिए, आगे आइए। और जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ फाइनेंशियल नहीं होती, वॉलंटरी भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है काम की तो उस पर भी आ सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा और ज़रूर अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अली सर प्रोग्राम पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा लास्ट में प्रॉब्लम। मैंने बहुत अरसे बाद से लोगों की एक मोटिवेशन के लिए, मैंने बहुत अरसे बाद अपने एक एनुअल शो में इसको डिस्कस किया था, शेयर किया था, और एक आज शेयर करने जा रहा हूँ, और जो मुझे लगता है शायद हमारा एक थॉट बदले। मैं एक स्टूडेंट, मैंने सीसी किया था, तो मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त, तो मेरा एक एग्ज़ाम था। तो जब मैंने अपना वो एग्ज़ाम दिया तो मुझे शुरू से ही पढ़ने का भी शौक था, और मुझे एक सेंसिटिव था कि यार हमेशा पास होना, फेल नहीं होना। अगर फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमारे टीचर ने एक सडन हमारा एग्ज़ाम लिया। उन्होंने एग्ज़ाम लिया, उसमें 15 MCQs थे, और हर MCQ के 2 मार्क्स थे, और 30 टोटल मार्क्स थे। तो उन्होंने सडन लिया, तो मैंने टोटल 10 MCQs ही मैं कर सका, ठीक है। और उन्होंने उसमें जो पासिंग रेशो थी वो थी 22 मार्क्स की, मतलब मुझे 11 MCQs में करता तो देन मैं उसमें आता। अब मैंने किए भी 10 MCQs से होते। अब मैं घर आ गया, अब मैं
कह रहा हूँ कि मैंने तो 11 MCQs किए हैं, 10 किए, अब मैं तो 11 किए भी नहीं, और मैं तो पासिंग कभी भी नहीं हो सकता। तो जो एक चीज़ मैंने सुनता आ रहा था फैमिली से भी, और कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह से आप बात करें, अल्लाह से आप दुआ करें तो हल होता है। अब दिमाग मेरा कह रहा था कि भाई तुमने तो किए 10 है, तुम 10 भी कर लो तो 20 आएंगे, 22 कैसे कर सकते हो तुम मुझे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर भी दिमाग और दिल की बात करके अगर मैंने फिर भी दुआ की, अल्लाह से बात की, चीज़ें की। नेक्स्ट डे मैं अपना उधर गया कॉलेज में, तो हम 4 लोग पास थे। आई एम आल्सो दैट। आई एम वेरी शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं कैसे पास हो गया? तो टीचर से जब मैंने बात की, और उन्होंने बताया ना कि यार मैं ना रात को ना एक MCQ पेपर आप लोग चेक करता, तो आई फील दैट कि मैंने ना बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैं सडनली लिया, तो मैंने ना कहा ये ना थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, तो उन्होंने 15 नंबर कर दिया, तो आई गेट 18 और मैं पास। अब ये बताने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत नेक इंसान बन, इस एक सिनेरियो से, चीज़ों से मैंने एक चीज़ की कि नहीं, अल्लाह ताला मौजूद है, हम इंसान सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें, अपनी नीयत ठीक करें, उसके साथ चलें, आप यकीन करें हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो मेरा लोगों को यही सिर्फ पैगाम है, खुदा मौजूद है, आपकी नहीं प्रॉब्लम चीज़ों के साथ वो आपको आगे लेके जाएगा, सिर्फ अपने आप को उसके साथ सरेंडर करें, उससे बात करें, चीज़ें करें। तो मेरे लिए तो ये इतनी मुझे हिम्मत आगे से मिलती जा रही थी, तो मैं चलता जा रहा था। तो मेरा एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपका अली रज़ा। जैसे कि अली ने लास्ट में मैसेज दिया कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे कि है दुआ करें तो अल्लाह ताला सब कुछ आपका पूरा करते हैं, तवक्कुल करें तो आपकी हर चीज़ पूरी होती है। तो इसी तरह से ये एक वाक़या है जिससे हमें ना सिर्फ सीखना चाहिए बल्कि अपने आप को भी इसको मजबूती से, कहते हैं ना जी, कैसी जो भी सिचुएशन हो उसमें लेके जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है रज़ा आबिद के साथ हम करने जा रहे हैं बातचीत। जी रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इनका टॉपिक क्या है? अल्लाह का शुक्र। जी। तो रज़ा, किस पे क्या बात करेंगे आज? कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, मैं ये 28वीं तरमीम के हवाले से बात करना चाह रहा था। क्या टॉपिक? तो तो 28वीं तरमीम के हवाले से बात। जी 28वीं तरमीम पे आज बात करने वाले हैं आप, तो बताइए कि क्या बाज़गश्त है इसके बारे में। देखिए, पार्लियामेंट हाउस की गुलाम गर्दिशों में आजकल 28वीं तरमीम का होगा है और लोग इस पर बहस कर रहे हैं। जो हुकूमत है उसकी ताती जमातें हैं वो न सिर्फ आपस में मुशावरत कर रही हैं बल्कि बामी मुशावरत का भी सिलसिला जारी है पार्टियों के अंदर। तो हुकूमत जो है वो तरमीम लाना चाहती है। अब देखना यह है कि बजट के दौरान या इसके बाद ये तरमीम लाई जाएगी। चूंकि हुकूमत का ये इरादा है कि 28वीं तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाई जाए, तो हुकूमत को यकीनी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार है। पहले मैं इस 28वीं तरमीम की कुछ नकात बता दूं कि एक तो ये कि NSC अवार्ड है, उसके बाद नए सूबों का क़याम है, फिर बल्दियाती निज़ाम है। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अब जो हमारे ज़राए बताते हैं उनका ज़राए का कहना है कि फिलहाल नए सूबों के हवाले से शायद इस तरमीम में कोई बात ना लाई जाए। अलबत्ता ये कि NSC अवार्ड जो सूबों का मुहासिल होता है, जो वफाक को अदा करता है सूबों को, और दूसरा नया बल्दियाती निज़ाम, तो ये जो अहम पॉइंट्स हैं जो इस तरमीम में लाए जाएंगे। ये 27वीं तरमीम में लाए जाने थे, लेकिन उस वक्त ये बात 28वीं तरमीम तक के लिए मौखर की गई थी। अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल असम्बली में तो मुस्लिम लीग नून को खुद पार्टी की सतह पर भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, 1 या 2 वोटों के फर्क से। लेकिन फिर भी सेनेट में ये बिल मंजूर करवाने के लिए, तरमीम मंजूर करवाने के लिए, और चूंकि 2/3 अक्सरियत से मंजूर होनी है, तो पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की जरूरत है मुस्लिम लीग नून को। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी अगरचे अहम आईनी ओहदे रखती है, जैसे सदर आसिफ जरदारी का होता है, स्पीकर सैयद यूसुफ गिलानी का होता है, डिप्टी स्पीकर को जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ गिलानी है, डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह हैं जो पार्टी से है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई वजारत नहीं दी है वफाक में। तो लेकिन पीपल्स पार्टी का कंसर्न ये है कि चूंकि सिंध में उसकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी सिंध में अपने इख्तियारात को बरकरार रखना चाहती है। इस सारे तनाजुर में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मशावरत शुरू कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम के लिए हिमायत मांग ली है। इस हवाले से जो अभी 1-2 दिन पहले ही सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, उसमें जो मुलाकात में सरद फहरिस्त एजेंडा था वो यही
28वीं तरमीम का। इसके अलावा यह है कि पीपल्स पार्टी ने अभी एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर साथ बिलावल हाउस इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है और जिसमें 4 रुकनी कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई है हुकूमत से मुशावरत के लिए। 2 सेनेटर हैं और 2 अराकीन कौमी असम्बली हैं। सलीम मांडवी वाला है और शीरी रमान है सेनेट से, जबकि कौमी असम्बली से नवीद कमर है और राजा परवेज अशरफ है। ये 4 रुकनी कमेटी जो है हुकूमत से 28वीं तरमीम और बजट के हवाले से मुशावरत करेगी। दूसरी जानब ये भी बात थी कि शायद कोई निजाम में ऐसी तब्दीली लाई जाए जिससे हुकूमत में दीगर पार्टी शामिल हो जाए या दीगर साथियों से मिलकर कोई दूसरी पार्टी हुकूमत बना ले, लेकिन ये सब बातें अभी कबल वक्त है। इस वक्त जो सरफहरिस्त एजेंडा वो यही है कि हुकूमत को बजट मंजूर करवाना है और फिर ये 28वीं तरमीम मंजूर करवानी है पार्लियामेंट से 2/3 सदस्य से। तो ये 2 इशूज पे जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मुशावर जारी है। इस वाले से स्पीकर कौमी असम्बली मुतहर्रिक है और वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, जबकि एमपीएम जो इस वक्त हुकूमत की अहम बात है जिसके हाल ही में गवर्नर थे सिंध में कामरान तैसूरी, उनको हटा के मुस्लिम लीग ने ये हासिल कर लिया। तो कई बात है एमपीएम के भी कुछ तहफुजात हैं जो हुकूमत की सतह पर उनकी इत्तेहादी जमात है, लेकिन इस पे ये नहीं कहा जा सकता कि एमक्यूएम जो है अभी फिलहाल इस पोजीशन में है कि हुकूमत के अगेंस्ट जाए। तो हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि हुकूमत को कम अज कम एक ऐसी जमात की हिमायत चाहिए कौमी असम्बली या सेनेट दोनों से जो एक बड़ी हैसियत रखती हो, तो जो पीपल्स पार्टी ही है। तो ये हवाले से इस हवाले से ये सारी बातें मैंने अर्ज की हैं कि इस वक्त 28वीं तरमीम एक बड़ा इशू है और उसके साथ आइंदा आने वाला बजट। तो अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेती है, पीपल्स पार्टी को क्या मुराद देती है, क्या ऑफर करती है और पीपल्स पार्टी अपने लिए सूबे के लिए क्या हासिल करती है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनकी सारी गुफ्तगू शरीर या मुज़ाकरात का मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ हासिल किया जा सके। अब दूसरी तरफ एक जो नए सूबों की बात की तो हमारे सराय ने बताया है कि शायद इस बार ये तरमीम में नए सूबों की बात ना आए और नए सूबों का क्याम जो है अगर के पार्टी की सतह पर यानी पीपल्स पार्टी की सतह पर इस बात को रखा गया है कि नए सूबे बनने चाहिए, खासतौर पे जो जनूबी पंजाब का सूबा है या सराइकी सूबा है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी फिलहाल इस बात से शायद पीछे हट जाएगी और फौरी तौर पे शायद ये मुमकिन ना हो। और जहाँ तक ये है कि 2/3 अक्सरियत की बात है, जो जैसा कि मैंने किया कौमी असम्बली में तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग को जो अभी खसूसी नशिस्तें मिली थी उसके बाद 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में हासिल होगी, लेकिन सेनेट में अभी ये पोजीशन नहीं है। सेनेट में पीपल्स पार्टी एक बड़ी पोजीशन में है। हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर रजा आबिद, उनके साथ उन्होंने बताया हमें काफ़ी डिटेल में कि तरमीम के बारे में क्या अफवाहें बाज़गश्त कर रही हैं, क्या एक आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं डिफरेंट हमारे पॉलिटिक्स और इन ऐवानों में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया इनका। अभी हमारा वक्त हुआ चाहता है ब्रेक लेने का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जो हम आपसे करेंगे डिस्कस। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ कौन मौजूद हैं, छोटी सी ब्रेक ली थी हमने ताकि जल्दी से आते हैं वापस और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और हम बात करने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद उस्मान से, जो कि नुमाइंदा इन रोज़ न्यूज़ है। बात हम इनसे करेंगे कि आजकल जो बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि कैम्ब्रिज इम्तहानात में पर्चे लीक होने का मामला आ चुका है, जिसको वफाकी वज़ीर तालीम ने भी उनका नोटिस ले लिया है। तो मलिक मोहम्मद उस्मान, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी हाँ जी, तो ये बताइए कि क्या इशू हुआ है, क्या पर्चे लीक हो गए हैं और इसका क्या इफेक्ट आ रहा है? देखें, पहले तो हम ये सुनते थे कि कोई पाकिस्तान के अंदर किसी इम्तिहानी बोर्ड का पर्चा लीक हो गया है, सिंध बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, फेडरल हो, कोई इस तरह की बातें पहले हम सुना करते थे। लेकिन अब मामला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं ए लेवल्स के, वो लीक होना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि ये लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, तो इस साल जो है वो पेपर एक ही है। ए लेवल का पेपर है मैथमेटिक्स का, जो कि पहला पेपर था 29 अप्रैल का लीक हुआ है, दूसरा 12 मई का हुआ है और तीसरा 15 मई, यानी आज का जो पेपर होना था ये लीक हो गए। तो ये तीनों जो पेपर्स हैं ये मुलतवी कर दिए गए हैं। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है, खास तौर से जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनमें तशवीश ये पाई जा रही थी कि क्या अब ये जो पेपर्स हैं हमने इतनी मेहनत की है तो ये लीक हो गए हैं और
अब हमारा जो है मुस्तकबिल दाव पे लग गया है, लेकिन इसकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। दोबारा ये जो है वो पेपर होंगे। जो 29 अप्रैल वाला पेपर है वो अब होना है 9 जून को, जबकि जो 12 मई वाला है वो 22 मई को होगा वो पेपर, और जो आज पेपर होना था यानी 15 मई को, उसकी डेट अभी अनाउंस होनी है। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा ये मामला जो है वो हाइप क्रिएट कर गया था। तो इस हवाले से वज़ीर तालीम ने भी नोटिस लिया है और गुज़िश्ता दिन इजलास भी हुआ है। वज़ीर तालीम ने जो है वो इजलास की सदारत किया है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला शरीक हुए हैं। इसके अलावा जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम हुए हैं, और IBCC के जो हुकाम है वो भी इजलास में शरीक हुए हैं। और जो ये पेपर इस हवाले से वो अपना जो है इन्वेस्टिगेशन है उस हवाले से वो कोऑर्डिनेट करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, जो ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये कहना है कि ये जो पेपर हैं ये लीक नहीं हुए बल्कि ये चोरी हुए हैं। तो क्योंकि ये जो पेपर्स हैं ये डायरेक्ट UK से आते हैं और ये जो इनकी हार्ड कॉपी में ये आते हैं, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये लीक नहीं हुए बल्कि ये चोरी हुए। तो इस जो तमाम तर जो मामला है, इस मामले को अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस पे शुरू हो चुकी है। NCCIA, IBCC और वज़ारत दाखिला के जो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी जो है इस पे अब जो है वो तहकीकात करेगी। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये भी कंफर्म किया है कि जो रिजल्ट है, क्योंकि 11 अगस्त को हर साल ये रिजल्ट अनाउंस होता है, तो रिजल्ट की जो डेट है वो चेंज नहीं होगी। ये जो पेपर मुलतवी हुए हैं, इनकी जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, इन डेट्स के मुताबिक होंगे, और जो रिजल्ट है वो अपनी तारीख पे ही होगा, 11 अगस्त को होगा। अच्छा, ये बस जानने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये लीक कैसे होते हैं, एज इन क्या ये वेबसाइट पर आ जाते हैं, क्या एक वो होता है जिसकी वजह से इनको इंतजामिया को या लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक कर दिए गए? देखिए, पेपर जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो पेपर हैं ये प्रिंटेड पेपर होते हैं, और ये बाकायदा एनवेलप्स के अंदर होते हैं, सील्ड होते हैं। तो ये डायरेक्ट आते हैं, ये जो इम्तिहानी मराकिज होते हैं। और हाँ, एक बात, एक और चीज़ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिवीजन्स दी हुई हैं, जोन्स में डिवाइड किया हुआ है ममालिक को। ये जो पेपर्स लीक हुए ये ना सिर्फ पाकिस्तान में लीक हुए हैं, बल्कि ये जो जोन 3 और जोन 4 के ममालिक हैं उनमें भी हुए हैं, और इसमें तकरीबन 18 से 20 ममालिक आते हैं, जिनमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर ममालिक शामिल है। वहाँ पे भी ये पेपर जो है वो लीक हुए हैं। तो ये जो पेपर, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ये कहा है कि ये पेपर लीक नहीं चोरी हुए हैं, तो अब इसी तमाम तर मामले पे जो है तहकीकात जारी हैं कि आया ये लीक हुए हैं या चोरी हुए हैं। हमारे ज़राए की जानिब से मुबैना तौर पे ये भी बताया गया है कि ये जो पेपर हैं ये 30-30 हज़ार रुपए में फरोख्त भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये 30,000 में फरोख्त हुए हैं। तो ये जो तमाम तर मामला है इसका इस पे क्योंकि कबल अज़ वक्त बात करना, जब तक कोई तहकीकात इस पे मुकम्मल नहीं होती, तो कबल अज़ वक्त इस पे बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इसके ऊपर हमें एक ना सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, बल्कि साथ साथ बताया कि किस तरह से इन पेपर्स के ऊपर अब तहकीकात हो रही हैं और एक रिज़ल्ट जो है हम उसका वेट कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम खान, जिनके साथ हम ना सिर्फ बात करेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, जबकि इसके अलावा जो डिफरेंट आपके जहन में सवाल आते हैं वो करते हैं। माहिर एस्ट्रो हीलर है, एस्ट्रोपामिस्ट भी हैं, और इवन के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि क्या हो गया है। इवन कि मेरा अपना बिलीफ इस पर तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इन चीज़ों के मुतल्लिक। तो हमारे साथ मौजूद है अंजुम खान, माहिर एस्ट्रो हीलर, एस्ट्रोपामिस्ट। जी, अपने बारे में कुछ बताइए अंजुम खान साहिबा, और उसके बाद से फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों जवाब कि आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में।
जी, मैं एक्चुअली मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, एस्ट्रो हीलिंग पे, और आप जैसे कहते हैं ना स्टार्स की मूवमेंट पे, उनकी डिग्रीज पे, कि ये आगे चल के हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग देती हैं, और यू नो कि बड़ी चीज जो है ना एक्यूरेट उसमें चली जाती है, कि आपके जो आपकी थिंकिंग होती है, आपका नाम होता है बाय नेम, जो बाय बर्थ जो नेम अल्लाह ताला के हुक्म से रख दिया जाता है, वो बहुत एप्लीकेबल होता है आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में। और मेरे पास अल्लाह के हुक्म से काफी नॉलेज है। एक ऐसा इल्म भी है कि आप सिर्फ मुझे नाम बताएंगे तो मैं बंदे की, उस शख्स की पर्सनालिटी डिटेल्स, उसकी हॉबीज, एवरीथिंग, इवन उसकी बीमारी भी मतलब मैं बता सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना वो दिया हुआ है। लेकिन ये है कि अब हमें बहुत सारी चीजें, अगर हम देखें, पॉजिटिव चीजों से हमें फायदा लेना चाहिए, काम लेना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में एक एस्ट्रोलॉजी है, ये लोग, कुछ लोग इसको तो बहुत वो उसमें ले जाते हैं, ये शिर्क नहीं है, ये अल्लाह ताला की बनाए हुए एक साइंस है। एक हमें जो जिसे कहते हैं ना स्काई में, आसमान में डिग्रीज बनी हुई है कि ये एरिया टॉरियंस के लिए है, इससे आगे जाएं तो जेमिनाई है, इससे आगे जाएं तो कैंसर है। वो बाउंड्रीज जब क्रॉस करता है मून या सन, तो वो उसके हिसाब से ना वो वहां पे कुछ चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं जमीन वालों के लिए। तो इट्स नॉट अ शिर्क, और ये कोई, ये अंदाजे और डिग्रीज का इल्म है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब ये हमारे पे कैसे एप्लीकेबल, फायदामंद ये होता है कि हमें पता चल जाता है 2026 के एंड में, लास्ट में क्या है, हमने कहीं जाना है, मूव करना है या नहीं, या हमने किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, तो वो आइदर, या कोई ऑपरेट होना है। तो ये इस तरह से वेरियस, जिसे कहते हैं ना, लाइफ में हमारी ना हेल्प करता है, तो लोग इसको वो फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह के वो इससे अगर फायदा अगर उठाते अगर हैं जी। आपका अगर आप इसको जस्ट बीइंग मेरी नॉलेज के लिए, क्योंकि आप मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि माहिर एस्ट्रो हीलर भी हैं, ज़्यादातर तो आई थिंक पामिस्ट होते हैं या एस्ट्रोमिस्ट होते हैं। तो ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि नहीं है शिर्क, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रिडिक्ट करना तो अल्लाह ताला की खूबियों में से है, बताना गैब का इल्म अल्लाह ताला की उनमें से है। तो अगर एक इंसान गैब का इल्म बता रहा है और वो इस चीज़ के ऊपर कह रहा है कि मुझे गैब का इल्म का पता है, तो क्या ये शिर्क तो चले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो क्या ये अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है आप उसके साथ नहीं वो करेंगे कि आप भी फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने लिए रखा है और छुपा के रखा है, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह आप इतनी आपका नॉलेज है एंड यू सीम लाइक अ वेरी इंटेलेक्ट पर्सन, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ये आपसे। जी, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तौबा नाउजुबिल्ला, शिरक तो क्या, मैं तो कहीं किसी खाक भी नहीं हूँ। ये मैंने आपको बताया, ये एक एक डिग्रीज का इल्म है। देखें, ये मैं आपको, आप अपनी नॉलेज में इजाफा करें। ये जो टाइम है ना, हम टाइम रीडर होते हैं, हम टाइम को देख रहे होते हैं। ये टाइम की घड़ियां, पुराना, बहुत पुराना, ये जिसे कहते हैं ना एशियंट, वो है लेजेंड, वो है नॉलेज। इसमें ये होता है कि टाइम मूवमेंट क्या चल रही है। आप आवर्स को देखें, दिन पूरा जो है ना वो 12 घंटों में मुहित है, ठीक है, वेरी सिंपल। 12 घंटे में आप जमा करते जाए तो आपको पता चलता है कि 24 घंटे, एक स्टार की डिग्री जो होती है ना वो 30 डिग्रीज होती है। 30 मीन्स कि वो 30 डेज में वो क्या रिस्पॉन्स, 15 दिन के बाद क्या रिस्पॉन्स। तो ये इस तरह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत परफेक्ट होगा, नहीं। आखिरी चीज तो अल्लाह ताला के पास ही है, अल्लाह के पास ही पावर है कि हम नहीं वो बता सकते। कि हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि देखें, एक आप वेदर फोरकास्ट भी देखते हैं कि देखें बारिश आ रही है, आप अपनी अम्ब्रेला या छाता लेके जाएं। ऐसा ही है ना, समटाइम बारिश नहीं होती, समटाइम बारिश नहीं भी होती, और समटाइम प्रिडिक्ट होता है कि धूप है, सनी है, लेकिन क्लाउड्स आ जाते हैं। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला के पास है, लेकिन हमारे पास एक अंदाजे हैं, एक हमारे पास इसको आप एक जिसे कहते हैं, आप फन भी ले सकते हैं कि जी आप अक्टूबर नाउजुबिल्ला, ये इतना तो नहीं है कि हम कहते कि ऐसा ही होगा, नो। इसमें आखिरी हतम जो है ना, और फिर हम कहते हैं ये काम हो नहीं रहा, मुश्किल में है, आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह ताला से रुजू करें, दुआ करें, तो दुआएं जो हैं वो तकदीर बदल देती हैं। बिल्कुल, आप समझे? तो आखिर किसने हतमुल इम्कान जो है
वो अल्लाह की जात ही है। ये तो एक चलते फिरते एक इल्म है, अंदाजे हैं जो पुराने लोग एक दूसरे को सीना बसीना बताते चले आए कि देखें सावन का महीना इस महीने से शुरू होगा, यहाँ पे ये बारिश हुई तो ये फसल ठीक होगी, ये तो ये सारे एक अंदाजे हैं। ठीक ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका आज आप हमारे टाइम ड्यूरेशन में आई हैं, जहाँ पे टाइम आपका थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि मैं जानना चाहती थी ये चीज़ें, तो हमने प्रिडिक्शन के बजाय कुछ अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए आपसे सवाल किया। लेकिन आपको दोबारा हम ऑनलाइन लेंगे और आपको आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अंजुम खान साहिबा आपका, और बहुत अच्छा आपके साथ एक डिस्कशन रही। ऑब्वियसली इनलाइटनमेंट ज़रूरी होती है, जानना ज़रूरी होता है। जी राना उमैर नुमाइंदा है हमारे रोज़ न्यूज़ पे। आज हम उनके साथ बात करेंगे IMF का टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और बजट के ऊपर बातचीत करेंगे। तो जी राना उमैर, क्या बात करेंगे आज आप? देखें, IMF क्योंकि बजट करीब आ रहा है, IMF की शर्तें जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज IMF ने जो है वो जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो जो FBR का IMF ने जो शॉर्टफॉल बताया वो 683 अरब रुपए बताया है, चूंकि जो एक फिगर दिया गया था आइंदा माली साल बजट तक, तो उसमें जो है वो FBR नाकाम रहा है। तो 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। इसी शॉर्टफॉल को फुलफिल करने के लिए IMF ने एक शर्त रखी है, जो काश्तकार हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी वो अलाउ करेंगे, क्योंकि IMF ने कहा था कि गुस्सा कराने वालों की तादाद है, लेकिन जो टैक्स पेड हैं, जो टैक्स देते हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाए। जो चारों सूबे हैं उनके लिए 1.6 ट्रिलियन रखा गया है IMF की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि हर सूबे के लिए ये एक अमाउंट रखी जाए ताकि जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है वो कंप्लीट किया जा सके। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तेल की आलमी कीमतों का बोझ है, क्या वो सार्फिन पे फिर क्या मुंतकिल होने जा रहा है? देखें, बिल्कुल IMF अभी कबल ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें IMF ने बिजली और गैस के नरखों और एडजस्टमेंट में कहा है। तो उनकी जो एक तनबिया भी दी गई है कि जो आलमी अमेरिका और ईरान की जंग अभी जारी है, इससे अवाम जो सार्फिन है उस पर मजीद बोझ जो है वो डलने जा रहा है। गैस और पेट्रोल का जनवरी और फरवरी में नरखों में इजाफा होगा, जिससे अवाम पर जो है वो मजीद बोझ डलेगा। तो इसकी जो वजह है, लेकिन IMF ने 2 से 3 चीजें पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतरी दिखाई है। एक तो इस्लाहात के शोबे में, और दूसरा जो इनकम टैक्स है उसमें IMF ने पाकिस्तान की बेहतरी दी है, जिसमें मुआशियत का जो है वो फुकदान रहेगा। फुकदान इस वजह से रहेगा क्योंकि जो अमेरिका और ईरान की जंग जारी है, तो इस वजह से सार्फिन पे एक बड़ा बोझ डलने जा रहा है आलमी जो तेल की कीमतें हैं उस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका राना उमैर। बड़ा ही एक शॉर्ट आपने हमारे साथ सेशन था, लेकिन उस पर आपने काफ़ी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपके लाइन पे आने का। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि फिर से ये पेट्रोल के बम गिराने के लिए जा रहे हैं। हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं शो में कि अगर हमारा रास्ता सऊदी अरब के थ्रू है, हमें उनसे तरसील मिलती है, तो ईरान की प्राइसेस हमें क्यों इतनी इफ़ेक्ट करती हैं, ये समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट्स तो हम बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट्स भी हमें जवाब नहीं दे पाते। तो ये क्यों प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ की जा रही हैं, ये एक फ़िक्र है, एक आपके लिए अलमिया है कि बाकी मुल्कों पर उस तरह के असरात नहीं पड़ रहे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे मुसलसल पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ करके महंगाई का तूफ़ान जो है वो बर्पा कर दिया गया है, और उसको रुक भी नहीं रहा। अभी IMF की शराइत जो हैं जी, क्या कहें, हमारी नई नवेली दुल्हन ही बन गई हैं। IMF शराइतें ही नहीं ख़त्म करती हैं, कभी शर्तें लगाती हैं, कभी रिक्वेस्ट करती हैं, कभी कुछ करती हैं। तो ये खुदारा जो आपकी आवाम है, इस पर तरस खाइए और इनके ऊपर कीजिए। इवन हमें अक्सर कहा जाता है पॉजिटिविटी का वो किया जाए, लेकिन अब हालात इस हद तक बढ़ गए हैं, इतनी ख़राबियाँ, इतनी महंगाई हो गई है कि सबको ही आवाज़ उठानी पड़ रही है और बुलंद करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि गरीबों का ख्याल कीजिए। इवन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ बढ़ने नहीं दीजिए, और हुकूमत मिल के IMF के साथ भी आवाम के लिए रिलीफ लेकर आए। तो बहुत शुक्रिया राना उमैर। अभी हमने इजाज़त लेनी है राना उमैर से भी, और इसके साथ साथ जो हमारा हो रहा है शो, उसका हो रहा है वक्त ख़त्म। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ उस्मा खान हाजिर होंगी। अभी के लिए सुबह बखैर से, अल्लाह हाफिज़।